और चलिए थोड़ा और इसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं एक और खास मेहमान के साथ। फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट फेस के फाउंडर सत्यम कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यम जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। बहुत सारी बातें तो अनिल सर ने समझा दी हैं, बट इसके अलावा क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ताना बाना सरकार लेकर आई थी, ये तब लेकर आई थी जब क्रिप्टो के चैलेंजेस, पूरे इकोसिस्टम में जो मौजूद क्रिप्टो के चैलेंजेस हैं, उनका मुकाबला करने के लिए अपनी करेंसी के तौर पर लाए गए थे। तो उस मोर्चे पर क्या आपको लग रहा है कि ये एक बड़ा डेवलपमेंट है? नमस्कार दीपक जी, धन्यवाद इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और आपने सचमुच कहा कि एक तरह से एक बड़ी पार्टी चल रही थी क्रिप्टो करेंसी की, और उस पार्टी में हमारे नौजवान लोग और अलग अलग नॉलेजेबल एंड नॉन नॉलेजेबल दोनों सेट ऑफ लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। और उससे एक डर सा पैदा हो गया था सिस्टम में कि जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे आर सीइंग इट एक इन्वेस्टमेंट असेट क्लास है। तो उस तरह की एक पार्टी सी चल रही थी। तो एक तरह से समझे कि कॉलेज के बच्चे थे जो कि कॉलेज की पार्टी में जा रहे थे, और आरबीआई ने आकर के, पापा ने आकर के बोला कि बाहर जाने की क्या जरूरत है, घर पे ही पार्टी कर देते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। तो अभी का जो प्रारूप है हमारे डिजिटल करेंसी का, वैसा ही प्रारूप है जो कि बहुत ही लिमिटेड। और एक्चुअली ग्लोबली भी देखें तो सारी की सारी जो कंट्री की जो गवर्निंग बॉडीज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रेगुलेटर मनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स हैं, वो इसी तरह से कम 60 कंट्रीज की हैं जो कि चल रही है। और अभी भी अगर हम देखेंगे तो पहला ट्रांजैक्शन जो आज हुआ है 270-275 करोड़ का, वो सिर्फ और सिर्फ 9 इंस्टीट्यूट्स में लिमिटेड किया गया है। आरबीआई सेटलमेंट बॉडी है, और ये जीसेक में हुआ है, जिसकी की कस्टोडियन भी एक तरह से समझे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। तो बहुत ही एक क्लोज लूप में इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा जा रहा है कि इससे एसोसिएटेड रिस्क क्या है। क्योंकि अगर हम क्रिप्टो और इसका कंपैरिजन करें तो जो सबसे बड़ी चीज जो किसी भी डिजिटल करेंसी की जो देखी गई है, या कैश करेंसी की जो देखी जाती है, जिससे कि हम इसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिजिकल कैश और इस कैश में कोई फर्क नहीं होगा, उसमें यह है कि एनोनिमिटी होती है। मैंने आपको 500 रुपया दे दिया, वहां से अगर आपने नहीं बोला और मैंने नहीं बोला तो एक एनोनिमस मनी ट्रांसफर होता है। उसका किसी तरह से ट्रेल नहीं किया जा सकता है, ट्रेल क्रिएट नहीं किया जा सकता है। जबकि डिजिटल असेट्स देखेंगे जो अभी के मोड्स हैं, यूपीआई पेमेंट, एनईएफटी या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आप डिजिटल पेमेंट जो कर रहे हैं, उसकी एक चेन ट्रांजैक्शन है। तो ये जो एनोनिमिटी जो है करेंसी की, और जो फिजिकल करेंसी की है और जो कि क्रिप्टो में बरकरार थी, वो एनोनिमिटी जो है अभी के सिस्टम में रेगुलेटर भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि इसको किस डिग्री तक और कहां तक इसमें बहाल किया जा सकता है या कैसे किया जा सकता है। क्योंकि ये एक सबसे बड़ा फंडामेंटली डिफरेंस है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो डिमोनेटाइजेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी जो है करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ती ही जा रही है। कभी 16%, कभी 17% ऑफ द टोटल करेंसी जो जीडीपी की जो है वो चलते रहती है इतनी करेंसी सर्कुलेशन में। तो वो एक जो एलिमेंट था, जो पार्टी एलिमेंट जो था, वो पार्टी फन एलिमेंट अभी इसमें से मिसिंग है। कोशिश जैसे सारी सेंट्रल बैंक्स कर रही है, उस तरह से हमको जरूर देखना पड़ेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा से जहां तक हमारी पेमेंट सिस्टम्स है उसको लेकर के काफी इनोवेटिव रही है, जिसमें कि यूपीआई ने काफी कदम आगे बढ़ाए हैं। और उस हिसाब से इनोवेशन को को दिमाग में रखते हुए इसको सबसे पहले लाया गया है, और इसको सबसे पहले हम एक बहुत ही क्लोज एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। बट एक चीज है, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, इसमें फन एलिमेंट आपने बोला कि मिसिंग है। स्वाभाविक रूप से जो डिसेंट्रलाइज्ड नेचर है क्रिप्टो करेंसीज का, वो उसे ज्यादा रिस्की भी बनाता है, लेकिन फिर उसकी लोकप्रियता भी उसी रूप में बढ़ी। अब थोड़ा सा ये लीगल टेंडर इन डिजिटल फॉर्म है, जो हमारा ये जो डिजिटल हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या उतना अट्रैक्शन इसमें रह पाएगा जितना क्रिप्टो में हम देखते हैं? अगर सेक्टोरल देखेंगे तो इसमें अट्रैक्शन से ज्यादा शुरू में ये जो एडॉप्शन जो इसका होगा दीपक जी, वो एडॉप्शन नीड बेस्ड होगा। और अगर आप नीड बेस्ड, अगर हम में से कुछ लोगों ने अगर फेस्टिवल्स के दिन में या लॉन्ग वीकेंड के दिन में छोटे शहरों में ट्रैवल किया होगा, तो हमने देखा होगा कि अक्सर एटीएम जो आउट ऑफ कैश होते हैं, आप एक
नंबर ऑफ एटीएम्स कम है, अनलाइक अभी के यहाँ के इकोसिस्टम में सारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस वगैरह देखें, उसके बाद भी देखें तो वो ट्रांजैक्शंस लोअर डिनोमिनेशंस में ज्यादा है, हायर ट्रांजैक्शंस अभी भी कैश या बैंक के थ्रू सेटल हो रहे हैं। तो वो जो नीड बेस्ड सिस्टम है जहाँ पे कि कैश रिप्लेनिश करने की जो जरूरतें होती है, उसमें एडॉप्शन इसकी बहुत ज्यादा होगी और वहां पे इसका बहुत बड़ा उपयोग है। जो कि जैसा हमने पहले भी अनिल जी ने भी बताया कि गवर्नमेंट का जो कैश प्रिंट करने का जो और लॉजिस्टिक्स हैंडल करने का जो कॉस्ट है वो कम होगा, बैंकिंग सिस्टम के लिए लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट थोड़ा कम होगा और ये नीड बेस्ड अडॉप्शन होगा, क्योंकि जब तक फन एलिमेंट नहीं आएगा तो बेसिक काम जो वेल पेनिट्रेटेड सेगमेंट है वहां पे जैसा हमने बताया कि यूपीआई है या कार्ड इकोसिस्टम्स है, पॉस बेस्ड मशीन सिस्टम्स है, ये इसकी पेनिट्रेशन शहरों में बहुत अच्छे लेवल पे है। तो वहां पे बिहेवियरल चेंजेस लाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, एडॉप्शन में वक्त लगेगा, लेकिन हाँ जहां लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस हैं वहां पे इसका नेचुरल एडॉप्शन शुरू हो जाएगा। और एक संक्षेप में सर, ओवरऑल आपने बिल्कुल सही कहा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो सरकार जिस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रही है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा, बट कुछ चैलेंजेस भी आप देखते हैं? सो फ्रॉड रिलेटेड जो चैलेंजेस अभी हम जो देख रहे हैं अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे कि हमारे मतलब हम लोगों ने बार बार कहा है कि हम उतना केयर नहीं करते हैं, घर में जो कैश रखा है उसको रखने के 10 तरीके निकालते हैं, जेवर को अभी भी लॉकर लगाते हैं, लेकिन मोबाइल पे जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है उसको लेकर के हम थोड़े से केयरलेस रहे हैं, पासवर्ड्स और ये। तो जो डिजिटल एजुकेशन, फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी जो है वो थोड़ी सी लैग कर रही है, जिसकी वजह से फ्रॉड एलिमेंट काफी बढ़ गए हैं। सो फ्रॉड रिलेटेड बहुत बड़ा रिस्क है इसमें, और इकोसिस्टम चूंकि बहुत ही वाइब्रेंट है, लार्ज मनी ट्रांजैक्ट होने की यहाँ पे गुंजाइशें हैं अनलाइक की छोटी ये में, तो वहां पे उस रिस्क को कैसे और किस रूप में वो आएगा वो अभी थोड़ा सा अर्ली है हमारे लिए भी या किसी के लिए भी विजुअलाइज करना, बट वो सबसे बड़ा रिस्क रहेगा इस सिस्टम को हैंडल करने में। बिल्कुल, और इसीलिए गवर्नमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। दरअसल ये चेक भी करना है कि इसमें क्या क्या सहूलियतें और बाकी चीजें और क्या क्या खतरे हैं और चुनौतियां हैं, वो भी चेक करना है सरकार को। तो उम्मीद ये करते हैं कि ये पायलट प्रोजेक्ट एकदम सही वस्तु स्थिति सरकार को दे इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में, ताकि इसमें जो खामियां हैं उनको दूर करने के बाद इसे लार्जर पिक्चर में इंप्लीमेंट किया जा सके। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला और बहुत आसान भाषा में जो है बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपने हमारे दर्शकों को ये मुद्दा समझाया। थैंक यू सो मच।